काफी माथापच्ची के बाद आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला बदलते हुए संजय मिश्रा को यूपी का नया लोकायुक्त नियुक्त किया है और साथ ही यूपी सरकार पर नाराजगी जताई है कि लोकायुक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया। सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता। बस सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट गुमराह हो जाए फिर तो किसी और की क्या औकात। इसीलिए लोकायुक्त पर बड़ी बहस आज हम करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और आप भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर न्यायाधीश संजय मिश्रा को यूपी का नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। कोर्ट ने बीरेंद्र सिंह का नाम वापस ले लिया। दरअसल कोर्ट ने 16 दिसंबर को बीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त बनाने वाला आदेश दिया था। कोर्ट ने यूपी सरकार पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक साधारण से मामले में यूपी के संवैधानिक पदाधिकारी एक राय नहीं बना पाए। नियुक्ति के लिए कई बार वक्त दिया गया, लंबी बैठकों का दौर चला और जस्टिस बीरेंद्र सिंह का नाम यूपी सरकार ने कोर्ट के सामने रखा, लेकिन उनके बारे में तथ्य साफ नहीं हो सका, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटते हुए संजय मिश्रा को यूपी का नया लोकायुक्त नियुक्त किया। तो यूपी के नए लोकायुक्त संजय मिश्रा को लेकर सीएम अखिलेश यादव, बीएसपी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया मैं उसका स्वागत करता हूं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करके बीरेंद्र सिंह का अपॉइंटमेंट करवा दिया गया था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल किया है। ये बोला है कि चीफ जस्टिस की प्राइमेसी होती है लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट पे। चीफ जस्टिस के मंजूरी के बगैर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन अब इतना ज्यादा डिले हो गया है तो उन्होंने जस्टिस संजय मिश्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एक ऐसा नाम था जिसपे किसी को आपत्ति नहीं थी, उनको अपॉइंट कर दिया। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्देश दिया है हम उसका स्वागत करते हैं और स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से सरकार के ढुलमुल रवैये से लोकायुक्त के चयन पर विलंब हो रहा था और पिछले 1.5 साल से मामला अधर में लटका हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय देकर के प्रकरण का निस्तारण कर दिया और उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त एक नया देने का काम कर दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम समझते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकी उसका काम हल किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो एक लंबे दौर के बाद, माथापच्ची के बाद यूपी को लोकायुक्त मिल गया, लेकिन ये लोकायुक्त तो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के सवाल हैं, जिस तरह का फैसला है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ना मैं तथ्य पेश कर सकता हूं, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, यहां तक कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अंगुली नहीं उठा सकता है, लेकिन कुछ सवालात हैं। सवालात जनता के भी हैं और आम जन के हैं, क्योंकि लोकायुक्त जो बनता है लोक का आयुक्त, यानी कि लोगों के लिए लोकायुक्त होता है और उसी पर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या लोकायुक्त होता है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से यूपी सरकार को फटकार लगाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुमराह कर दिया, गुमराह अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है कि देश की उच्चतम न्यायालय का यह कहना कि गुमराह कर दिया, यानी कि सरकार ने कर दिया। 29 राज्य हैं, माफ कीजिएगा, इस देश में, और 29 राज्यों में से एक का राज्य उत्तर प्रदेश जो बड़ा राज्य है देश का, और वहां की सरकार, वहां के अधिकारी गुमराह करने वाली बात सुप्रीम कोर्ट करता है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं ओपी ओझा साहब जुड़ रहे हैं। ओपी ओझा साहब, स्वागत है आपका। एपी ओझा साहब जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा ओझा साहब, थोड़ा सा नाम में गड़बड़ी हो गई। स्वागत है आपका के न्यूज में। और जो बहस है, जो चर्चा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी है। हालांकि चर्चा कर नहीं सकते, लेकिन जनता के कुछ सवालात हैं, जनता के मन में कुछ इस तरह की सवालात अपने आप उपज रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ऐसा होता है कि अक्सर लोगों को कहीं भी नहीं रहा दिखती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने किया और जो एक वक्तव्य अपना दिया है कि सरकार ने गुमराह किया, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूंगा पहले आपसे। देखिए, आपने अभी जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है जी। हम उसके फैसले पे बहस कर सकते हैं और वो बहस एक तर्क संगत होनी चाहिए, कंटेम्पचुअस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके उस जजमेंट के ऊपर उसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर हम बहस कर सकते हैं जी। इसलिए पहले तो ये हम क्लियर हो जाएं कि ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि हम इस जजमेंट के बारे में बोल नहीं सकते। जहां तक अभी आपने ये कहा कि गुमराह करने वाली बात कही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति, सबसे पहले तो मैं जस्टिस संजय मिश्रा जी को बधाई दूंगा कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया नए लोकायुक्त के रूप में जी। और जहां तक इसकी बात है कि गुमराह करने की जो बात सरकार द्वारा आपने कही, तो ये अब तो ये देखा जाएगा कि ये एक मुद्दा सिर्फ एक लोकायुक्त का नहीं है, इससे तो बहुत सारे मुद्दे अब सामने आ जाते हैं कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हमारे यहाँ इतने सक्षम नहीं हैं कि ये एक संवैधानिक या वैधानिक पद पे ठीक ठाक चयन कर सकें जी। इसमें किसी की भूमिका कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लोकायुक्त के चयन में सरकार की होती है। जहां सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहीं अंतिम निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका चीफ जस्टिस की होती है जी। और अपनी जिम्मेदारी से नेता विपक्ष भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि उनका भी एक अहम रोल है। तो कुल मिला के इस उसमें जो गुमराह करने वाली बात है, सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और सरकार पे ये एक बहुत बड़ा आक्षेप है। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन करना, वैसे चूंकि अभी मैंने जजमेंट देखा नहीं है इसलिए उसके ऊपर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप करना वो सरकार के लिए आगे भी परेशानी का सबब बन सकता है। जी ओझा साहब, एक सवाल और निकल कर आता है कि जिस तरीके से रविंद्र सिंह जो न्यायाधीश थे उनका नाम पहले सामने रखा गया, सबसे पहले रविंदर सिंह का नाम था, फिर उसके बाद वीरेंद्र सिंह का नाम सामने आया और अब जाकर मिश्रा साहब को यहां पर नई जिम्मेदारी दी गई है। लोकायुक्त की भूमिका को लेकर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रही। ओझा साहब, सवाल मेरा लोकायुक्त को लेकर है। लोकायुक्त किस तरीके से, मेरे को मालूम है उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र चंद्र खंडूरी ने यह आवाज उठाई थी, पहला लोकायुक्त उत्तराखंड को दिया था, वहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन लोकायुक्त की भूमिका को लेकर थोड़ा सा एक सवाल मेरा है कि किस तरीके की लोकायुक्त की भूमिका होती है। देखिए, लोकायुक्त की भूमिका होती है भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करने की। उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जब कोई शिकायत आती है तो उसके जांच करना लोकायुक्त का काम है और वो जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। इस रिपोर्ट की उस पर उसको कार्रवाई करनी है और फिर एक बार लोकायुक्त के द्वारा जांच करने के बाद भी ये सरकार की मर्जी पे होता है कि उस रिपोर्ट पे कोई निर्णय ले ना ले, जांच कराए या ना कराए। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि बहुत ज्यादा शक्तियां हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पास नहीं है जैसी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि वो सबसे पहले भ्रष्टाचार को जो उजागर करने वाली कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उस पर जांच कराए। साथ जुड़ रहे हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं फिरोज जी, के न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हाईकोर्ट और उसके बाद उच्चतम न्यायालय होता है जहां पर हर कोई अपनी गुहार लगाता है, लेकिन जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश को एक लोकायुक्त मिला है। बावजूद इसके जो एक शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ है, जो लताड़ लगाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार को, गुमराह करने वाली बात, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है उत्तर प्रदेश सरकार के पार्ट पर कि वो गुमराह करने में असफल रहे, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पर कि उन्होंने अपने को गुमराह होने से बचा लिया। जिस तरह से प्रदेश की सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी कि कहीं ना कहीं से उनके इरादे पूरे हों, उनको एक ऐसा लोकायुक्त कठपुतली वाला बनाने को मिले, मंत्रियों के भ्रष्टाचार को दबा के रखे, उनकी मन मर्जी के हिसाब से काम करता रहे, यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से वो घबरा रहे थे एक निष्पक्ष लोकायुक्त देने में। जो माननीय
मुख्य न्यायाधीश महोदय के जो प्रयास थे उसको कहीं ना कहीं बाधित कर रहे थे। अंतोगत्वा जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को मिसलीड कर दिया और जब ये सारी बातें उस चिट्ठी के माध्यम से उजागर हुई, आपने देखा कि शायद सुनवाई पर उनके वक्ता तक उपस्थित नहीं होने की उस हालत में थे। तो जो तरह से ये पूरी कार्रवाई प्रक्रिया गुजरी है, ये एक बहुत बड़ी, एक मैं कहूंगा एक तीखी आलोचना हुई है सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की, और इससे उत्तर प्रदेश सरकार की जो मानसिकता है, जो नीति है, जो नियत है, वो उजागर होती है कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार जैसे जो एक गंभीर मसला है उसको लेकर के उसकी कितनी जागरूकता है, वो उसके क्या प्रयास है, ये सारी चीजें आज उजागर हो गई। इस प्रदेश को एक जो लोकायुक्त अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उसमें भी जिस तरह से पूरे अंतिम क्षण तक उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते रहे कि एक ऐसा लोकपाल गुमराह बनाए, तो वो सारी चीजों को झटका लगा है। ये लैंडमार्क डिसीजन रहेगा इतिहास में, जब ये देखा जाएगा कि किस तरह से सरकारें कोर्ट रूम के अंदर अब राजनीति को ले आती हैं और कोर्ट रूम के अंदर गुमराह करने की कोशिश करती हैं, धांधलेबाजी करती हैं। ये सब अब किसी से छुपा नहीं, जो भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में ये सबके सामने उजागर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मर्जी का लोकायुक्त बनाने के लिए किस हद तक गई है, उसको जो झटका दिया है आज सरकार का पक्ष हुआ प्रिंस साहब। लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट गुमराह हो सकता है? क्योंकि सवाल ये उठता है जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, जब हम जिला अदालत जाते हैं, हाईकोर्ट पहुंचते हैं, हाईकोर्ट के बाद अंतिम रास्ता हमारे पास देश की जनता के पास सुप्रीम कोर्ट होता है। हमको आस होती है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ठीक तरीके से मामले को सुना जाएगा, परखा जाएगा और हमारे पक्ष में फैसला आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई राज्य, कोई राजनेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार उसे गुमराह कर रही है या गुमराह करने का प्रयास किया, क्या ये सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट गुमराह हो रहा है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर सीधे उंगली उठाना ठीक नहीं है, लेकिन जब बात जनता की हो रही है तो उसमें एक तीखा सवाल थोड़ा यह भी बनता है, क्या सुप्रीम कोर्ट गुमराह होगा तो आम जनता किसके पास जाएगी? नहीं, ये एक बहुत वाजिब प्रश्न है और ये पूछना जायज है। इसमें किसी के ऊपर उंगली उठाने का प्रश्न की बात नहीं है। ये तो अपने आप में आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि कैसे इतनी बड़ी अदालत को गुमराह किया गया, कौन वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने उसको गुमराह किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज को यहाँ बंद नहीं कर देना चाहिए। ये एक इतनी बड़ी जो संवैधानिक संस्था है जहाँ से पूरे देश को न्याय मिलता है और उसी को गुमराह करके अन्याय कराया गया, तो ये एक अपने आप में आत्मावलोकन करने का, चाहे सुप्रीम कोर्ट को करना हो या सरकार को करना हो, ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस पे तो बहुत मंथन की आवश्यकता है और इसमें जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए कोर्ट को गुमराह करने के ऑफ कोर्ट के तहत। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देखना होगा कि कैसे उसको लोगों के कोर्ट को गुमराह भी कोई कर सकता है। पहली बार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। प्रिंस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने। आपकी राय बेहद अहम थी कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से गुमराह किया जा सकता है। ये मंच दर्शकों का है और दर्शकों का मंच है तो दर्शक भी बोलेंगे। मरहम मुरादाबाद से मेरे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। स्वागत है मरहम, आपका क्या कुछ कहेंगे आप? हेलो जी, स्वागत है के न्यूज में, आपकी राय। जी सर, मैं मुरादाबाद से मजहर हुसैन अर्ज कर रहा था। जी सर, ये जो उच्चतम न्यायालय का, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है वो सर्वोपरि होता है जी। लेकिन सर बात यह है कि जब एक बार उच्चतम न्यायालय ने नियुक्ति कर दी और उसके बाद उस नियुक्ति पर दूसरी नियुक्ति कर दी, यदि अगर उच्चतम न्यायालय को नियुक्ति करने का अधिकार होता तो क्या यही सिस्टम होता कि पहले मान लो कलेक्टर नियुक्त करने का अधिकार होता तो पहले कलेक्टर नियुक्त कर देते? ये तो उच्चतम न्यायालय को पहले ही इसको देखना था। और ऐसा नहीं है सर कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय तो सर्वोपरि है, लेकिन वहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं वो भी तो ऐसे ही लोग बैठे हैं। नहीं, रही बात सरकार की, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप वीरेंद्र सिंह का जिक्र कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति की गई थी। जी सर, एक बात और बताइएगा, जब सरकार को अधिकार दिया गया है जी, तो सरकार को जब अधिकार दिया गया तो सरकार तो अपना मनपसंद कोई भी सरकार हो, नहीं, सरकारों का काम नहीं है। इसमें केवल सरकार नहीं है मरहम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक पैनल होता है जिसमें सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है और वहां पर आपका हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष होता है, राज्यपाल होता है। इनकी एक कमेटी होती है जो लोकायुक्त को लेकर रिपोर्ट भेजती है और लोकायुक्त का चयन करती है, उसके नामों की घोषणा करती है। बहरहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल आज इसी पर हो रहा है कि लोकायुक्त को लेकर किस तरीके से पसोपेश में फंसा हुआ था मामला।
एनके मल्होत्रा साहब लोकायुक्त थे और उनका कार्यकाल जब खत्म हुआ उसके बाद से लेकर आज तक लोकायुक्त नहीं चुना गया। और जो एनके मल्होत्रा साहब थे उनके कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने तमाम लोगों पर अंगुलियां उठाई थी। वो शासन प्रशासन के लोग भी थे, अधिकारी भी थे, और उन पर अंगुली उठाने के बावजूद उनका कार्यकाल आगे भी थोड़ा बढ़ाया गया था। और उसके बाद उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर जाके शुरू हुई नए लोकायुक्त की खोज, और नए लोकायुक्त की खोज में कई नाम सामने आए। रविंद्र सिंह का नाम जैसे हमने लिया, उसका वीरेंद्र सिंह का नाम सामने आया, और आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रिटायर्ड जस्टिस हैं उनको, इलाहाबाद के संजय मिश्रा को, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ये हैं, इनको नियुक्त कर दिया लोकायुक्त के लिए। यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जो ये पैनल है, जो सरकार है, वो दखल देती है, क्या वो जानती है कि हाँ उन्हीं का जानने वाला, उन्हीं का जो पहचान वाला वही लोकायुक्त बने ताकि कोई दखल न दे काम में। ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ओझा साहब मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में हो गई, लेकिन उसके बाद इसके पीछे कई सवाल छोड़ गई कि सरकारों ने गुमराह, यानी कि जो पैनल था उसने गुमराह करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट को की, उससे साफ तौर पर कहा। और साथ ही साथ ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि क्या वाकई में अपने चिर परिचित को ही लोकायुक्त नियुक्त करने की कोशिश की जाती। ऐसा नहीं है। जब लोकायुक्त और लोकपाल की नियुक्ति का मामला आया था तो उस दौर में यह था कि हाँ, इन तमाम जो भ्रष्टाचार होता है, तमाम जो चीजें नीचे चल रही होती हैं, उस पर नजर रखने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त हो, और इस तरीके से लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी अनिवार्य हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से अब बातें निकलकर सामने आ रही है, लेड लतीफी का मामला सामने आ रहा है और कई नाम सामने रखे गए, किसका नाम ऊपर, किसी का नाम नीचे रखा गया। आशुतोष पीलीभीत से एक दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ। स्वागत है के न्यूज में आशुतोष साहब का, क्या कुछ कहेंगे आप? सर, सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे डेड ऑनेस्ट व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त किया है, और सुप्रीम कोर्ट के ये चाहिए कि कोर्ट रूम को जो गुमराह किया गया उसके लिए आप कार्रवाई करें जी, और सरकार के विरुद्ध भी कार्रवाई करें जो इस तरह की रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट में की गई है। जी आशुतोष, एक सवाल छोटा सा आपसे भी है, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट गुमराह हो गया, अगर सरकारों ने गुमराह कर दिया, जो आम जन है, शायद आप हो या मैं हो या कोई और भी जो सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, उसके मन में भी एक शक हो जाता है कि हाँ वाकई में कहीं ना कहीं गड़बड़ कुछ है? जी सर, हाँ, तो एकदम इस बीच संस्था जहाँ पूरे देश का न्याय की उम्मीद करता है उसको गुमराह किया जाए, तो इससे बड़ा क्या अपराध हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जी चलिए, आशुतोष मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अपराध भी है, बहुत बड़ा अपराध है, और लोकायुक्त को चुने जाने को लेकर लंबे समय से बात चल रही थी। लगभग 15 मार्च 2014 के बाद प्रदेश में लोकायुक्त का पद खाली चल रहा था और इस पद पर लोकायुक्त की नियुक्ति होनी थी। कई नाम भी इस दौरान सामने आए और सामने आने के बावजूद कईयों को पीछे धकेला गया। जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह का नाम पहले सामने आया, उनको नियुक्त किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई और साफ तौर पर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जिस कमेटी के दौरान ये नाम रखे गए थे और वीरेंद्र सिंह का नाम उस पर नहीं था, एक याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जिस तरीके से नियुक्ति हुई थी, इनके शपथ ग्रहण पर उन्होंने मना कर दिया था, बोला था कि शपथ ग्रहण ना कराया जाए इनका, और इनको हटा दिया गया था उस दौरान। और उसके बाद से लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त कौन होगा, और जिन महाशय को आज, जिस न्यायाधीश को आज यहां पर संजय मिश्रा को लोकायुक्त बनाया गया है, आपको बता दें कि उस सूची में लगभग 200 नाम थे, और 200 नामों में सबसे ऊपर वीरेंद्र सिंह का नाम था और सबसे नीचे यहां पर संजय मिश्रा जी का नाम था, जिन्हें आज लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ओझा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओझा जी, एक सवाल और बनता है, जिस दौरान ये नियुक्ति की बात आई, लगभग 200 नामों की एक सूची बनाई गई और 200 नामों की सूची में सबसे ऊपर वीरेंद्र सिंह का नाम, न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह का नाम था। क्या हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से लोकायुक्तों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चलाई गई कि सरकार पर, शासन पर, उन तमाम लोगों पर लोकायुक्त नजर रखेगा राज्यों में, और अगर इस तरीके से अगर हम करते रहे हैं कि हाँ, जो हमारा जानने वाला है, जो हमको नहीं कहीं पर टोकेगा, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। सबसे अहम प्रश्न ये है कि किसको हम बनाएं। संवैधानिक पदों पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो चाहे लोकायुक्त की हो, चाहे यूपीपीएससी के चेयरमैन की हो, जहां भी डिस्क्रिप्शन है वहां इस तरह की भावनाएं होती हैं। पहली चीज तो लोकायुक्त जैसी संस्था कोई भी सरकार नहीं चाहती, बिल्कुल, चाहे जिस प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, वो अपने ऊपर किसी भी तरह की ऐसी संस्था नहीं चाहती जो उनके भ्रष्टाचार पे नजर रखे और देखे।
और लेकिन चूंकि ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत ये किया जाता है, इसलिए वो जब करना ही है तो वो चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बैठे जो हमारे हिसाब से काम करे। जी यहां पे मैं एक चीज ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब अभी राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, जजेस की राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की जब बात हो रही थी, हाँ। तो वहां एक बात कही गई थी कि न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, ये थोड़ा सा इससे हट के विषय लेकिन संबंधित इसी से है जी, क्योंकि वहां पे ये था कि ये कहा गया बेंच के द्वारा कि ये नियुक्ति से हमारी जो स्वतंत्रता है वो बाधित होगी, बिल्कुल जुडिशियल इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस उससे उतनी नहीं बाधित होती, हाँ। जितना सबसे ज्यादा ये रिटायर होने के बाद सुइटेबल एडजस्टमेंट जी जी की वजह से बाधित होती ठीक है। ओझा साहब थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, करता है दर्शक जुड़ रहे हैं ओझा साहब, माथुर साहब जुड़ रहे हैं अल्मोड़ा से। माथुर जी स्वागत है आपका के न्यूज में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मतलब मैं कहना चाह रहा था कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति नहीं की पैनल के अनुसार जी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो समाजवादी सरकार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी जरूर। अगर इस तरीके से आप लोग बात रखेंगे तो जरूर इस तरह की चीजें जो होंगी उन पर कार्रवाई जरूर होंगी। माथुर साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओझा साहब सीधे आपके पास आ रहा हूं, आपको जिक्र कर रहे थे कि कॉलेजियम का सर आप जिक्र कर रहे थे कि स्वायत्ता होनी चाहिए, तमाम लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो कॉलेजियम का जब निर्माण हो रहा था, बनाया जा रहा था, उस दौर की बात हो रही थी। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सेवानिवृत्ति के बाद इन पदों पे रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति के ही प्रावधान क्यों है? जी, जरूरी यह है कि ऐसी संस्थाओं में नियुक्ति के लिए एक संवैधानिक नियुक्ति आयोग बनना चाहिए जी, और जिसमें इन सारे मुद्दों को देखा जाना चाहिए। जब भी डिस्कशन जहां भी है वहां भ्रष्टाचार है, डिस्कशन जहां भी आएगा वहां भ्रष्टाचार आएगा, क्योंकि वहां हर व्यक्ति अपने व्यक्ति को बनाना चाहता है। और ये जितने संवैधानिक पद हैं उन पे सब पे नियुक्ति का यही है, केवल लोकायुक्ति नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लोकायुक्ति की नियुक्ति ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। और इसके बाद आप सारी नियुक्तियों के बारे में अगर इस तरह की देखेंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ये एक वानगी सिर्फ है। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है तो जितने भी संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हुई हैं उनमें ज्यादातर चैलेंज हुई हैं और ज्यादातर में कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराया है। तो ये प्रवृत्ति जब तक रहेगी कि मेरा व्यक्ति ही ऐसी संस्थाओं में बैठे जो मेरी जांच ना करे जी, तो ये होता रहेगा। और जहां तक अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, बार बार एक बात आ रही कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया। मैं प्रिंस लेनिन का भी यहाँ जिक्र करूंगा, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय के, कि उन्होंने कहा कि गुमराह नहीं, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो गुमराह हो ही गया था। बिल्कुल, ये तो जागरूकता थी चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश की जी, जिन्होंने इस नियुक्ति के बाद गवर्नर को और यहाँ तक कि एक आउट ऑफ द वे जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा रोक रहा हूँ, दर्शक जुड़ रहे हैं बहराइच से मेरे साथ। लवकुश, लवकुश स्वागत है आपका के न्यूज में, क्या कुछ कहेंगे? अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिएगा। हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिएगा। हाँ सर, मैं बहराइच से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं चलिए, जब जब जो दर्शक हमारे साथ जुड़ता है, स्वागत है के न्यूज के मंच पर। बस कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको भी समझना चाहिए। अपने टीवी के वॉल्यूम को बंद रखना चाहिए जब आप बात करते हैं, जबकि हम लोगों के साथ अच्छा संवाद हो सके, अपनी बात आप हम तक पहुंचा सके और हम उसको आगे पहुंचा सके। तो लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर थोड़ा सा कर भी रहे हैं कि हाँ वाकई में गुमराह करने वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कितना गुमराह सुप्रीम कोर्ट हो सकता है? हालांकि हाईकोर्ट और जिस तरीके से नेता विपक्ष हैं बसपा के मौर्य साहब, उन्होंने आवाज उठाई थी कि वीरेंद्र सिंह का जो नाम था वो नाम उन 200 लोगों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जिस दौरान ये बातचीत हो रही थी, जो मीटिंग उस दौरान हुई थी, उस दौरान वीरेंद्र सिंह का नाम नहीं था। यानी कि उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई कि हाँ वाकई में वीरेंद्र सिंह का नाम सर्वसम्मति से यहाँ पर नहीं लिया गया। क्या मान सकते हैं कि वाकई में संवैधानिक पद पर लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकारें अपने चहितों को उस पद पर बैठाना चाहती हैं ताकि वो लोग जो भ्रष्ट काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उन पर लगाम
नहीं लगे, यानी कि वो करते रहे, बेखौफ रहे और उन पर नकेल कसने के लिए कोई भी ऐसा शख्स ना हो। ओझा साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओझा साहब जो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, जो पैनल ने 200 नामों की सूची दी थी उस दौरान, और उस 200 नामों की सूची में लगभग 12 से 13 से 14 जो मुझे याद है ऐसे नाम भी थे जो न्यायाधीश की मौत हो चुकी थी, जो मर चुके थे। आवाज नहीं आ रही यार। ओझा साहब, सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर 200 नामों का एक मसौदा तैयार किया गया था, एक लिस्ट तैयार की गई थी, और जो कमेटी बनाई गई थी, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के हो और नेता प्रतिपक्ष हो, उनके द्वारा एक 200 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, और लिस्ट में नाम जो थे तकरीबन 14 नाम ऐसे थे जो इस दुनिया में लोग है ही नहीं, न्यायाधीश इस दुनिया में है ही नहीं। 14 लोग ऐसे लोग भी थे उस दौरान। देखिए पंकज जी, सबसे बड़ा सवाल यह है नहीं बल्कि सबसे बड़ा तथ्य है ये जी कि गोपनीयता भ्रष्टाचार की जननी होती है। जी, गोपनीयता भ्रष्टाचार की जननी होती है और पारदर्शिता ईमानदारी का पहला सोपान। जी, तो सवाल इस बात का है कि जो 200 नामों की लिस्ट बनी उसमें ऊपर और नीचे रखने का क्राइटेरिया क्या है? जी, कौन सा ऐसा पैमाना बनाया गया कि किसको हम सबसे ऊपर रखेंगे? जी, अब क्या उसमें कार्यकाल को दृष्टि में रखा गया, जी, उनके फैसलों को दृष्टि में रखा गया, या उनके किसी भी और वजह से उनको ऊपर नीचे रखा गया? तो जब तक ये ना मालूम हो, ये बात उजागर ना हो कि जो लिस्ट बनी जी, उसमें ऊपर नीचे रखने का क्राइटेरिया क्या था, तो ये जो गोपनीयता बरती जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति हो या कोई भी संवैधानिक पद पर नियुक्ति हो, जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि हमारे पास इतने नाम थे, इसमें से इस एक नाम को हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं और बाकी को क्यों हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक ये समस्याएं आती रहेंगी। और नियुक्ति कोई करे, चाहे कमेटी करे, चाहे राज्यपाल करे, चाहे राष्ट्रपति करे या उच्चतम न्यायालय करे, ये सवाल तब भी रहेंगे। जी, तो इसलिए इसमें ये जो अभी आपने बताया कि उसमें कुछ जिन न्यायाधीशों की मृत्यु हो चुकी थी उनके भी नाम थे, तो ये भी, तो यही सब तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्राइटेरिया क्या है? जी, किसी एक व्यक्ति को 200 नामों में से किसी एक व्यक्ति को चुनने का क्या क्राइटेरिया है? इसको क्यों नहीं आम जनता को बताया जाता? जी, क्यों नहीं वेबसाइट पे डाला जाता? जी, सवाल इसलिए जरूरी है, ये इन सारी नियुक्तियों पे सवाल हैं जी, जितनी संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हैं सब पे सवाल हैं। जी, सब पे सवाल हैं, और सवालों के बीच से ही और कई सवाल निकलकर सामने आते हैं। और सही इस बार भी हुआ है कि लोकायुक्त की नियुक्ति तो कर दी गई है यहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी एक तो गुमराह करने वाली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो अचंभित करती है, और दूसरी बात यह है कि क्या अपने शहीदों को लोग ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठाना चाहते कि ताकि उनकी पकड़ वहां तक बनी रहे, चाहे लोकपाल हो या लोकायुक्त हो। ऐसा ही कुछ मामला यहां पर भी निकल कर आ रहा है। लेकिन ओझा साहब, जो लोकायुक्त होता है, लोक और आयुक्त यानी कि लोगों का आयुक्त होता है, और इसको लेकर हम लोग कह सकते हैं कि लोकायुक्त को जिस तरह के बनाने की प्रक्रिया पर आप सवाल कर रहे थे कि ये बिना दांत का शेर है, एक शेर बैठा दिया गया पर उसके दांत तोड़ दिए गए हैं, कुछ इस तरह की प्रक्रिया अब सरकारों ने खोज निकाली है या तमाम लोग खोज रहे हैं, आप समझते हैं इस चीज को? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है लगभग ओझा जी के पास। लेकिन सवाल मेरा यही है कि लोकायुक्त तो लोकपाल की नियुक्ति होती है, जिस तरीके से हम लोग एक ढांचे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के तहत लोकायुक्तों का नाम आता है, लोकपाल का नाम आता है। तमाम लोग जो गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार होता है या तमाम चीजें होती है, उस पर नजर रखने के लिए इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और जिसमें रिटायर्ड जज भी होते हैं। और आप जिस तरीके से एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के दौरान ही, लेकिन पैमाना इनका नहीं है कि कौन सा जज होगा, कौन सा रिटायर्ड जज होगा वो लोकायुक्त बनेगा, पैमाना नहीं है। उस पर भी ओझा साहब सवाल कर रहे थे। ओझा साहब, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही होगी। सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से हम लोगों ने नकेल कसने के लिए या जनता की भलाई के लिए हम लोगों ने ऐसे ऐसे पद बनाए, लोकायुक्त का पद बनाया गया सरकारों द्वारा, लेकिन वहां पर भी सरकारों ने अपने आप को बचाने के लिए, या कहें उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा शेर बैठा दिया ऊपर, या बैठाने की कोशिश की जा रही है जिसके पास दांत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यहां मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे आपने एक सवाल किया
कि ये जो पद है इसमें एक है लोक, एक है लोक आयुक्त, मतलब जनता का आयुक्त जो जनता के पैसे के भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जांच करेगा। अब एक सवाल, मैं इस सवाल के जवाब में आपसे सवाल कर रहा हूं। हमारे यहाँ जन सेवक होते हैं जी, लेकिन जन सेवक अपनी सेवा कर रहे हैं, वो जनता की कितनी सेवा कर रहे हैं। उसी तरह से वो लोकायुक्त जैसे पदों पे, ऐसे पदों पे ऐसी शक्तियां नहीं देना चाहते हैं कि जिससे उनके खिलाफ वो कुछ कर सके। यहां फिर मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, इसमें दो उदाहरण देना चाहूंगा, एक मध्य प्रदेश और दूसरा कर्नाटक। सबसे सशक्त लोकपाल कर्नाटक का है जी, वहां उसको सरकार से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है जी, वो सीधे उनको अरेस्ट करके और जेल में डाल देता है जी। तो पहली चीज तो लोकायुक्त की नियुक्ति और फिर उसको पर्याप्त शक्तियां देना, तभी सरकार पे आप अंकुश लगा पाएंगे। और जब तक ये नियुक्तियां प्रसाद पर्यंत होती रहेंगी तब तक कोई कहीं अंकुश नहीं लगा सकता है जी। ओझा साहब, एक सवाल और निकलकर सामने आता है, आपकी बातों में ही ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि आपने कर्नाटक का जिक्र किया, वहां का लोकपाल मजबूत है। क्या लोकपाल की नियुक्ति या लोकायुक्त की नियुक्ति इस तरीके से बांटी गई है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोकपाल की जिम्मेदारियां हैं, लोकायुक्त की जिम्मेदारियां हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। इसमें स्टेट के ऊपर है, लोकपाल तो केंद्र में होना चाहिए। हालांकि आज तक आजादी के बाद से आज तक वहां लोकपाल नहीं बन पाया। 2 साल पहले लोकपाल एक्ट पास हो गया, लेकिन आज तक वो भी नहीं बना जी। उसके लिए सीधे सीधे केंद्र जिम्मेदार है। और यहाँ आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह यहाँ उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस होता है, वही स्थिति वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है जी। तो सवाल इस बात का है, 2 साल से वहां भी लोकपाल नहीं बना। लेकिन प्रदेशों को अपने यहाँ लोकायुक्त बनाने की और उनके एक एक्ट बना के उस हिसाब से उनकी नियुक्ति, उनकी कार्यप्रणाली को करने के लिए प्रोविजन है जी। इसलिए हर प्रदेश का लोकायुक्त जी अलग प्रक्रिया से चयनित होता है और उसके अलग अलग वो होते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज को हमने चयन करना है, जो हमने ऊपर से एक ऑब्जर्वर बैठाना है, और उसके लिए भी शर्तें हैं, और शर्तें होती हैं उन्हीं लोगों ने, यानी कि जिन लोगों पर नजर रखनी है वही लोग शर्तें बनाते हैं, वही लोग उसका नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यही, अभी जो 2012 में लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाया गया। यहाँ मैं आपको बहुत प्रिसाइज जानकारी देना चाहता हूँ कि 2012 में जब वर्तमान लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाया गया, शायद इससे ज्यादा हास्यास्पद कानून कोई नहीं बन सकता कि लोकायुक्त का कार्यकाल, जब ये पहली चीज तो ये बता दूं कि ये दूसरी बार बढ़ाया गया है। इनिशियली लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल का था, इसके बाद एक बार संशोधन करके उसको 6 साल का किया गया। उसके बाद ये दूसरा जो अभी संशोधन 2012 में किया गया है, ये बहुत ही हास्यास्पद संशोधन था, क्योंकि इसमें लोकायुक्त का कार्यकाल तो कर ही दिया गया, साथ में एक व्यवस्था ये कर दी गई, वो अपनी सुविधा के लिए, सरकार ने अपनी सुविधा के लिए किया कि जब तक नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती तब तक वर्तमान लोकायुक्त काम करते रहेंगे। यानी इसका कहना अर्थ यह हुआ कि जो भी लोकायुक्त है, अगर वो आने जाने वाली सरकारों के साथ अच्छा तालमेल बना के रखे तो ताउम्र लोकायुक्त बना रह सकता है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई भी कानून क्या हो सकता है जी। लेकिन ओझा साहब, एक सवाल आपने जहन में मेरे फिर से आ गया। आपने बोला पहले 6 साल, 5 साल, फिर 6 साल, फिर 8 साल, जो 2012 में चेंज हुआ था। लेकिन एनके मल्होत्रा साहब 2012 में उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, लेकिन एनके मल्होत्रा साहब को लेकर थोड़ा सा तीखी प्रतिक्रिया मेरी है, तीखा यह सवाल है, जो 2012 में यानी कि उससे पहले बसपा के कार्यकाल में देखा गया था उनको, उनके रोल को, और उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाइयां की थी, और उसके बाद जब सपा के कार्यकाल में कुछ इस तरीके के कड़क नहीं दिखाई दिए वो। देखिए पंकज जी, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने ये सवाल उठाया है। तो आपको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी की सरकार ने ही मल्होत्रा साहब को लोकायुक्त बनाया था जी। 16 मार्च सन 2007 को इनको लोकायुक्त बनाया गया था जी। तो चूंकि मुलायम सिंह जी ने ही इनको लोकायुक्त बनाया था उस समय, और उसके बाद चूंकि कार्यकाल 6 साल का था, तो वो उस बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ, वीएस तोमर साहब एक दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उसका कार्यकाल ये नहीं। जी तोमर साहब, स्वागत है आपका के न्यूज में, आपकी राय।
जी पंकज जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत डिबेट से कम इतना तो फायदा होता ही है, इतना तो अच्छा लगता ही है कि ये जितने बोलने वाले हैं वो बोल लेते हैं और आप कम से कम दिखा देते हैं क्या रही। देखिए, लोकपाल बिठा लें ये या ब्रह्मपाल बिठा लें या कोई पाल बिठा लें, ये जितने भी पाल बिठा लेंगे, ये जितने भी कानून निकालते हैं, जितने भी एविडेंस लेके, जितने भी जो भी लेके आते हैं, पब्लिक का किसी मामले में किसी प्रकार से फायदा नहीं है। फायदा उन्हीं का होता है जो पैसे वाले होते हैं। लोकायुक्त तो कौन सा बैठेगा, कौन सा बहुत बड़ा ब्रह्म बैठ जाएगा? लोकायुक्त तो हमारे बीच का ही होगा। जैसे कोर्टों में जज बिक जाते हैं, जैसे सलमान खान की रिहाई कर दी गई थी, सलमान खान का पैसा लेके और अच्छी मोटी रकम लेके उसको रिहा कर दिया गया था। इसी तरह से यहाँ के लोकपाल करें, क्योंकि लोकपाल रहेगा उत्तर प्रदेश की सरकार के अंडर में रहेगा और उसी की नियुक्ति होगी। जब सरकार इस तरह की भ्रष्ट है, सरकार के नुमाइंदे इतने भ्रष्ट हैं, तो लोकायुक्त क्या अकेला कर लेगा बेचारा? लोकायुक्त को भी धमकी मिल जाएगी कि आपको वही करना है जो हम चाह रहे हैं, जैसा हम कहेंगे वैसा। या कोर्ट के ऑर्डर मानने वाला कोई सरकार में है? आप देखते हैं कोर्ट से आदेश हो जाता है, वो कोई मानने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था मायावती के लिए। चलिए तोमर साहब, मेरे साथ जुड़ने और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अब इतना फल फूल रहा है कि जिस तरीके से दर्शक हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि कोई भी कानून बना दीजिए, लोकपाल ले आइए, लोकायुक्त ले आइए, लेकिन इन पर लगाम नहीं रख सकती है। हरीश अल्मोड़ा से एक दर्शक मेरे साथ और जुड़ रहे हैं। हरीश, स्वागत है आपका के न्यूज में, आपकी राय। तो मेरा राय ये है कि मैं कहता हूँ जैसे पूरे हिंदुस्तान में एक लाइफ है, जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे लोकायुक्त होता है, क्या फर्क पड़ेगा हिंदुस्तान में? जी हेलो जी है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। यानी कि राष्ट्रपति जिस तरीके से होता है पूरे देश में, इसी तरीके की बात हरीश कहते हुए दिखाई दी। ओझा साहब, आपके पास आ रहा हूं। गुस्सा भी दर्शकों का देखने को मिलता है, हम लोगों को झेलने को मिलता है कि किस तरीके से जो चीजें घटती हैं उनको, क्योंकि हम बताते हैं। आपकी बात को वहीं से आगे बढ़ा रहा हूं। मल्होत्रा साहब का किस तरीके से लोकायुक्त बनना और बसपा में उनका जिस तरीके से रोल देखा गया, कई लोगों पर कार्यवाहियां हुई, लेकिन जो 2 साल का उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, उस दौरान बात हो रही थी आपसे, किस तरीके का रहा हो? देखिए, कार्यकाल पे जो चाहे बसपा का कार्यकाल रहा हो या बाद में भी जो कार्यकाल अभी चल रहा है, क्योंकि अभी तक तो हैं ही वो लोकायुक्त, और आगे भी अभी जब तक संजय मिश्रा जी वोट नहीं ले लेते लोकायुक्त की तब तक वो रहेंगे जी। तो कार्यकाल के बारे में ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि किसमें क्या किया किसमें नहीं किया। ये एक व्यवस्था है जिसमें जब तक उनके उसको हम न देख लें कि क्या शिकायतें हुई और उन पे क्या, हाँ उंगलियां जरूर उठी हुई, और उंगलियां इस हद तक उठी हैं कि मामला हाई कोर्ट तक गया है। यहाँ के मंत्रियों के खिलाफ, यहाँ के एमएलए के खिलाफ कुछ मामले आए हैं। एक को और भी यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, ये बात मैं समझूंगा। लोकायुक्त के यहाँ एक 5 साल से ज्यादा पुराने मामलों क्यों नहीं होते? जी, एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नवीन तिवारी लखनऊ से। तिवारी जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में एक लोकायुक्त का चुनाव करने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट का माध्यम अपनाया गया, और सुप्रीम कोर्ट का माध्यम तभी अपनाया गया, रास्ता तभी अपनाया गया, सरकार, नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्य न्यायाधीश के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। तब सुप्रीम कोर्ट में श्री मुख्य न्यायाधीश ने रविंदर सिंह के नाम पर आपत्ति जताई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मतलब नया लोकायुक्त प्रदान किया उत्तर प्रदेश को। इसके साथ ही मुझे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार को गुमराह किया गया। आखिर वो कौन लोग हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं? उन पर आपराधिक मामला बनता है और उन पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को हर बड़े पद पर नियुक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट का दखल चाहिए क्या? खाना पड़ेगा? सरकार द्वारा की गई अधिकतर नियुक्तियां तो विवादित रही है। सवाल अहम है, कई नियुक्तियां विवादित रही हैं।
नवीन जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल कई हैं, किस तरीके से क्या हमेशा यहां पर किसी भी ऐसी अधिकारी को ऐसे जिस तरीके से लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर यहां पर सहारा लिया गया या कहा गया कि दामन थामना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तभी सरकार कर पाएगी। क्या सरकार अपने आप नहीं कर पाएगी? जो कमेटियां बनाई गई हैं, क्या कमेटियां नाकाम हो रही हैं? एक राय उनमें नहीं बन रही है, इस पर भी बात होगी। सीधे वरिष्ठ पत्रकार ओझा जी के पास जा रहे हैं सवाल लेकर, वो इससे पहले अपनी राय भी रख रहे थे। ओझा जी, सवाल एक दर्शक ने भी कहा था कि वाकई में जो प्रदेश सरकार ने नियुक्तियां की हैं, जो ऐसे ऐसे अधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं, उनमें विवाद ही हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ही दखल देना, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा तमाम जगहों पर जो लोग बैठाए जा रहे हैं उन पर हमेशा? क्या इस तरह की एक नई रणनीति, नई नीति बन रही है? क्या समझ रहे हैं आप इसको? जी जी, देखिए पंकज जी, आपने ये दर्शक ने भी और आपने ये जो सवाल उठाया है बहुत वाजिब है जी। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस संवैधानिक शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ये नियुक्ति की है नए लोकायुक्त की जी, वो संविधान का अब अनुच्छेद 142 संपूर्ण न्याय की बात करता है जी। और संपूर्ण न्याय का ही एक पार्ट दंड भी है। तो अगर इसमें ऐसी दंड की व्यवस्था हो जाए कि आगे ऐसा व्यवहार करने में सरकारें डरें, तब ये व्यवस्था, तब ये बात नहीं करनी पड़ेगी कि हर बार नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी। लेकिन अगर स्कॉट फ्री हो जाती है जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, मैं किसी एक व्यक्ति को, एक सरकार को नहीं मैं जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, ये जांच का विषय है या पूरा जगह, तब उससे पता चलेगा कि कौन इसमें कितना दोषी है। जो भी दोषी है उसको अगर उसी जानेंगे ओझा साहब, जानेंगे आपसे कि उस पर कौन काम करेगा। ओझा साहब, उस पर कौन काम करेगा, कौन रणनीति बनाएगा, कौन इस तरीके के प्रावधान बनाएगा कि इस तरह से नकेल कसी जाए, उस पर काम किया जाए, इन पर कार्रवाई हो, ये कौन करेगा? ये वही लोग करेंगे। एक दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं बागेश्वर से, केडी जोशी साहब। जोशी जी, स्वागत है के न्यूज में आपका, क्या कुछ कहेंगे? जोशी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है जोशी साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, आप भी रख सकते हैं। ओझा साहब, सीधे आप भी के पास आ रहा हूं। आपने एक अहम बात की थी इससे पहले जब मैंने आपको रोका था कि वाकई में कार्यवाही होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, और कार्यवाही होने के लिए कुछ प्रावधान बनाने पड़ेंगे, कुछ इस तरीके की बातें निकालकर सामने रखनी पड़ेंगी कि वाकई में डर हो लोगों को, यानी उस तरह के काम करने वाले को। क्या ये काम कौन करेगा? ये काम भी तो वही लोग करेंगे जो आज लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। एक पैनल बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है, वैसी कुछ कमेटी बनाई जाएगी उसके लिए भी? नहीं पंकज जी, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, ये काम उच्चतम न्यायालय को ही है। संविधान के अनुच्छेद 142 में जो व्यवस्था है उसमें शब्द लिखा गया है संपूर्ण न्याय। तो हमारा कहना यह है कि न्याय का ही एक भाग दंड भी होता है। जैसे आपकी सीआरपीसी वगैरह में वो न्याय का ही पार्ट है, न्याय का ही एक पार्ट दंड भी है। तो अब अगर इसमें इस जो जजमेंट या जो नियुक्ति हुई है, इस निर्णय में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दंड की व्यवस्था की है जो इस नियुक्ति में बाधक थे, तब तो आगे डिटरेंट का काम होगा। इसमें इनको बनाने के लिए नहीं छूट दी जा सकती कि जो कमेटी है या जो सरकार है वो बनाएगी। ये व्यवस्था इसी न्याय, इसी जजमेंट में होनी चाहिए। है या नहीं है ये मैं बिना जजमेंट पढ़े नहीं बता सकता हूं। लेकिन अगर इसमें कर दी जाती है कि जो इसके लिए दोषी हैं, यहां तक पहुंचने के लिए उनके खिलाफ दंड देने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और इसी व्यवस्था के तहत है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आगे से ऐसे उसमें डिटरेंट का काम करेगा ये। इसमें किसी और कमेटी को या सरकार को कोई रूल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओझा साहब, तो ये तमाम बातें जरूरी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नए लोकायुक्त की नियुक्ति, ओझा साहब, ये तमाम बातें, तमाम चर्चा का जो विषय बना हुआ है, तमाम चीजें, तमाम संदेश जो है वो जनता तक पहुंच रहा है। जनता इस चीज को समझ भी रही है और इस पर शायद काम भी करेगी और डर भी रही है कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से गुमराह कोई कर सकता है। इस वक्त जनता क्या सोच रही होगी? वाकई में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अन्ना का आंदोलन हमने देखा था कि वाकई में जनता में इस तरीके का एक उत्साह था कि हाँ, लोकपाल आएगा और राज्यों में लोकायुक्त आएगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जो गलत काम होते रहे हैं उन पर लगाम लगेगी। इस वक्त जनता क्या सोच रही होगी?
देखिए, एक पत्रकार के रूप में जितना मैंने देखा है, जितना जनता से मेरा संपर्क है, उसमें मैं ये कहता हूं कि इन सब मुद्दों पे अब जनता निराश हो चुकी है। वो ये मानती है कि सब ये मिले हुए हैं, ये किसी भी इस तरह की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए जनता इस समय निराशा के दौर से गुजर रही है और उसमें कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए जरूरी है कि एक बहुत कठोर दंड की व्यवस्था की जाए इन कार्यों के लिए, तभी जनता के मन में विश्वास दोबारा पैदा हो सकता है। वरना आज की स्थिति यह है कि जनता ये सोच रही है कि सरकारें या जो भी संस्थाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर लेती है, सुप्रीम कोर्ट गुमराह हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। पिछली सुनवाई के दौरान जब इस जनहित याचिका की सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया था। उसने कहा था कि अगर कोई गंभीर बात होगी तभी हम अपना निर्णय वापस लेंगे। जस्टिस वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति का अपना निर्णय हम तभी वापस लेंगे जब कोई गंभीर बात सामने आएगी। तो उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया, इसका मतलब है कि कोई गंभीर बात है, तो उस गंभीर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्वयं दखल देना चाहिए। जी, चलिए ओझा साहब, और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं करता है तो जनता का विश्वास कैसे नहीं दिखेगा। कुछ ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए कि हाँ, वाकई में जिन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है उन पर कार्रवाई हो, एक नए तरीके का संदेश जनता के बीच में जाए। एक बार फिर जनता विश्वास करे सुप्रीम कोर्ट पर भी, और करती भी है, और सरकारों पर भी करे, और उन लोगों को भी डर पैदा हो कि वाकई में वो ऐसा काम ना करे, गुमराह करने का काम ना करे। और जिस तरीके से संवैधानिक पद है उसकी एक अपनी गरिमा होती है, अपना एक उसका एक कुर्सी होती है, अपना एक कद होता है, उस कद का तो ध्यान रखना ही होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए ओझा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकायुक्त मध्य प्रदेश को अभी शपथ ग्रहण समारोह होना है, क्या होगा वो तो बाद में देखने का मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं गुमराह करने वाली बात, यानी कि देश के सबसे उच्चतम न्यायालय को गुमराह करना इतना आसान नहीं है। उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उसे गुमराह करने की कोशिश की गई है, यहां पर कार्यवाही की बात जरूर आती है कि कार्यवाही हो तब जाकर एक संदेश लोगों के बीच में जाएगा, और जो डर और जिस तरह के संदेह में इस समय जनता है उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ, जो लोग इस तरह का काम करते हैं तो उन पर कार्यवाही भी होती है। आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज के साथ।